2008 का आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया? ओके, ठीक। tan वैल्यू ना, tan इनवर्स ऑफ 12/5 की 5/12? 12/5 लिखा है यहाँ पे, आप बताइए क्या है आपको? 12/5 आया ना, ठीक है, तो फिर करेक्ट है। 12/5 आया तो फिर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हम वेरीफाई कर रहे हैं, वही आंसर हमको मिलना चाहिए। बाकी का भी आपका ये होमवर्क देखो, ये होमवर्क कल दिया था या फिर आज दिख रहा है आपको? शायद ये आज होमवर्क रहेगा आपका, ये आज का होमवर्क है। ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, शायद ये आज का ही होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में शायद 12/5 तक हो गया था, जहां तक मुझे याद है। अगर ये भी होमवर्क है तो इसको भी आप होमवर्क लिस्ट में डाल दो, ठीक है। और ये वाला भी आपका होमवर्क था, आ गया सबका, यहाँ तक क्लियर है? ये होमवर्क रहा आपका, है ना? मुझे अभी याद आया, ये आपका होमवर्क था। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट वगैरह? मेथड 2 बता दो, इसमें एक मेथड 2 भी बता देता हूँ। सभी लोग मेथड 2 पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको मेथड 2 सिखा रहा हूँ, इनिशियल फेज वगैरह सब कुछ। सो इस क्वेश्चन में आपको सब चीज मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, याद आ रहा है सबको? ऐसा कुछ आता था, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां तक आता है हमको। ये जो डेल आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनिशियल फेज कहते हैं। इसी डेल को क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज या तो इपोक, इपोक एंगल, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? इतना ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इतना पता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये भी पता है कि सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। इतना ठीक है, समझ गया सबको इतना? तो इसको मैं थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करता हूं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से अलग लिख लेता हूं। ये जो भी आपका गिवन है, ये डेटा गिवन देखो आप, गिवन देखिए, x इक्वल टू 5 साइन, x इक्वल टू 5 साइन, ये ब्रैकेट है, ए ब्रैकेट रहेगा, x इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस 12 साइन पाई टी प्लस 5/2। यहां तक ठीक है? हमें पता है कि 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, 90 प्लस थीटा, जल्दी बताओ क्या होता है? ये जो भी है 90 प्लस थीटा, जल्दी बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, कमेंट करके बताओ। 90 प्लस थीटा, ठीक है, पता है ना सबको? साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा, मेथड 2। पिछले वाले इसमें आपने मेथड 1 देखी, अभी आप मेथड 2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, साइन 90 प्लस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, इज ऑलवेज कॉस थीटा। हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दो, फिर उसके बाद जो डाउट आया उसमें बताता हूँ। ओके राधिका, देखो, तो हमें पता चल गया कि ये जो टर्म है, ये जो भी टर्म है साइन पाई टी वाली, यहां पे भी है। हम एम्पलीट्यूड को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड जो है इसको ब्रैकेट से थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड का ए आ जाएगा। अब आप कंपेयर करिए, यहां से साइन पाई टी यहाँ पे है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, सबको पता है पाई मतलब ओमेगा, ये कंपेयर कर सकते हो आप। ओमेगा इक्वल टू पाई हमें मिल रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। टी के पहले और साइन के बाद में जो रहता है वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म होती है। अच्छा, तो साइन ओमेगा टी यहां से यहां कंपेयर हो गया, और एक चीज कंपेयर करेंगे यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी और
यहां पे उसकी जगह पे cos पाई टी, ओमेगा समझ गया सबको कांस्टेंट है। ये आपका A1 एम्पलीट्यूड, ये आपका A2 एम्पलीट्यूड, ये A1 एम्पलीट्यूड और ये A2 एम्पलीट्यूड, और बाकी का बचा हुआ ये क्या रहेगा, बाकी का जो बच गया ये क्या रहेगा, ये जो बच गया आपका ये रहेगा रिजल्टेंट। ठीक है, ये जो बचा हुआ है ये रिजल्टेंट रहेगा, क्या रहेगा वो मैं लिख के बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा। तो आप पहला क्या निकालें, पहला सबसे पहला जो भी स्टेप रहेगा आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते, क्या निकालते बच्चों, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे 13 आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना है, π/2 है, एक साइन का है एक कॉस का है ना, एक साइन है एक कॉस है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एक फेज 0 डिग्री है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो π/2 प्लस 0 डिग्री, यहाँ पे पाई टी प्लस 0 डिग्री और यहाँ पे पाई टी प्लस 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में कितने का फेज हो गया, π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। क्लियर है सबको, ये आपको पता है ना सबको, क्या बोलता हूं मैं इसको, फेज π/2, और इसको मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 डिग्री ब्रैकेट लगा दो, ये आपका φ1। तो हम कहते हैं φ2 माइनस φ1 यानी π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। तो सबको समझ गया होगा फेज साइन और कॉस में कितने का होता है, π/2 का, यही बताना था आप लोगों को। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो क्या आता है, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बाकी की टर्म नहीं आएगी क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम इसको नहीं यूज करेंगे, 0 हो गया डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करें, आंसर इसका क्या आएगा बोलो, मेथड 2 चेक करो, आपका आंसर यहां से भी आता है। A1 का स्क्वायर मतलब 25, A2 का स्क्वायर मतलब 144, तो इसको सॉल्व करें 169 आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर 2 से भी आपका आंसर आता है। दूसरा, यहां पे हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो A cos डेल है इसकी वैल्यू 5 है, और A sin डेल है इसकी वैल्यू 12 है। इतना समझ गया, कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर करके हमने इसको चेक किया। जिन्होंने कंपोजिशन का थ्योरी पढ़ा है उनको समझ गया होगा किस तरीके से हम साइन ओमेगा वाली टी के टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। सबको पता चल गया होगा, ये वाला एक एम्पलीट्यूड A1 इसके बराबर आ गया, और A साइन डेल किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब साइन बाय कॉस को हम डिवाइड कर दे तो आपका आ जाएगा मेथड 2 का आंसर, जो भी मेथड 2 से आपने निकाला वो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12। साइन कितना है, सॉरी 12 है, साइन वाला 12 लिखो, ये 12 है और ये आ जाएगा 5। क्या कैंसिल होता है, ये कैंसिल, आपको पता चल गया tan डेल कितना आएगा 12/5, तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 12/5, इसे की आप कहते हैं इनिशियल फेज, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इनिशियल फेज। सबको समझ गया मेथड 2, कोई दिक्कत कोई डाउट। और थर्ड स्टेप आपकी क्या है, ओमेगा, आप कंपेयर करके बताओ ओमेगा कितना है, पाई, ओमेगा कितना है यहाँ पे, साइन के पहले और टी के बाद में, सॉरी साइन के बाद में टी के पहले पाई है, यहाँ पे भी देखो साइन के बाद में टी के पहले ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू पाई पता चल गया। और हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/T, यहाँ पे लिखो पाई, पाई से पाई कैंसल, टी इक्वल टू क्या आएगा 2 सेकेंड। सबको मेथड 2 समझी क्या। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं जो आपको डाउट है, कहां पे डाउट है, 8 साइन और 4πT वाले में ना, ठीक है वो बताता हूँ, आपका होमवर्क था आई थिंक, और ये भी होमवर्क ही था। सबको क्लियर है, राधिका आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं मेथड 2 से पढ़ा दूंगा तो आपको समझ जाएगा और जल्दी। राधिका, अनुश्री, आर्या, अजिंक्य, अदिति, साक्षी, सबको क्लियर है ये, आप लोगों ने घर पे होमवर्क किया है और इसी मेथड से आंसर निकाला होगा। हाँ इसको देखो, आप यहाँ पे जगह कम है, इसी को देखो, PYQ अक्टूबर 10 ना, ये भी करते हैं। देखो ये आपका 30 जून का होमवर्क था ना, देखो आपके पास SHM दिया हुआ है ना, ये तो रेडीमेड है, यहाँ पे कॉस लाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कॉस में रखा हुआ है, इसको कॉस लाने की कोई जरूरत नहीं, पहले से ही कॉस में रखा हुआ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे हमें एक चीज पता है कि एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो x इक्वल टू A साइन
ओमेगा टी प्लस डेल होता है। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, क्या आएगा फॉर्मूला, ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए और ये क्या है, बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे डेल लगा दो। तो ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे डेल, फिर से वही बात, ओमेगा टी और क्या आ जाएगा, डेल। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा टी और ये आ गया आपका डेल। इतना क्लियर है। और ये एम्पलीट्यूड सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट। समझ गया यहां तक। अब देखो आपके क्वेश्चन में जो कंपेयर करना है उसकी बात करता हूं मैं। आंसर आपका तो वेरीफाई हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे साइन 4 पाई टी है। मुझे कोई बता सकता है ओमेगा कितना है? साइन के बाद में टी के पहले जो होता है वो ओमेगा होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सही आंसर आपने बताया। तो यहाँ पे कॉस वाली भी टर्म हमको मिल गई। तो यहाँ पे जो बच गया वो क्या बच गया, ये बच गया सर, ये वाला टर्म बच गया, ये बचा हुआ है। तो क्या मैं ये कंपेयर कर सकता हूं और यहाँ पे ये कह सकता हूं कि ये बचा हुआ टर्म क्या है, कंपेयरिंग। ये कंपेयर करा हमने तो क्या पता चला, जैसे ही कंपेयर किया तो ए कॉस डेल और एक और वैल्यू मिली हमको, ए कॉस डेल के अलावा भी मिला है ए साइन डेल, ए साइन डेल। ये वाला टर्म क्या है, ए कॉस डेल, और ये एक साइन डेल कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपका A1 एम्पलीट्यूड हो गया और ये आपका A2 दूसरा एम्पलीट्यूड हो गया। तो हम इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। समझ गया, साइन और कॉस में कितने का डिफरेंस, π/2 का होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 हो गया, और रूट 100 क्या होता है, 10। सीजीएस में है, सेंटीमीटर लगा दो। ये आपका आंसर। सबको समझा ये आया? मेथड 2 बता रहा हूं, मेथड 1 से भी आंसर यही आएगा। सबको यहां तक समझ गया? स्टेप नंबर 1 समझी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हम निकाल लेंगे tan। तो इन दोनों को डिवाइड करो, ए साइन डेल कितना है, 6 है, तो 6/8 आ गया। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो मैं अभी इसको फाइनल कर देता हूँ। आर से आर कैंसिल, सॉरी आर नहीं, ए रखा था हमने, तो आर नहीं था, ए था, ए साइन डेल ए कॉस। ठीक है, ये कैंसिल करो इसको, और साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। ये आ गया 3/4, और हमें डेल निकालना है, तो डेल निकालना है तो tan को इक्वल टू के बाद ला लो, tan इनवर्स हो जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। समझा? और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या है, ओमेगा कितना है यहाँ पे, टी के पहले और साइन के बाद में, टी के पहले और साइन के बाद में कितना दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि ओमेगा सर हमें 4 पाई मिला और हमें पता है ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। यहां से हम कभी भी निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, ये। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, देयरफॉर t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अब इसके ऊपर ये होमवर्क है, सेम पैटर्न है, आप इसको होमवर्क घर पे ट्राई करो। ठीक है ना, सबको आंसर्स मिल गए, यही आंसर आ रहे हैं, सारे आंसर्स वेरीफाई कर लिए हमने। आई होप कि सबको समझ गया होगा। इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। आपका ये होमवर्क है अभी भी, ठीक है। कौन सा, ये 1 जुलाई वाला, 30 जून वाला तो आपने अभी अभी देख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ है क्या? हाँ, एक और है, ये आपका होमवर्क करेंगे घर पे इसको। अभी अभी तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया आपको। सेम पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, A1
ये A1 है और ये क्या है B1, सॉरी B1 नहीं, A2 बोलना पड़ेगा इसको। ये A1 तो ये आपका A2, ये कॉस में है ये साइन में है, तो बच्चों फेज डिफरेंस कितने का होगा? साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितने का आता है? मैंने आपको बताया साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है ये, तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री, बोले तो π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस, π/2 रेडियन। इसलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। पाइथागोरस ही लगता है यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस। ये ऐसा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और ये आपका रिजल्टेंट, इसको आप ऐसा लिखते हो ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे, और फिर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड कैसा आता है? या तो मॉड में लिखते हो या फिर आप ऐसा लिखते हो अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ गया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बेसिक बोल सकते हो। ये हमारा इस क्वेश्चन से बेसिक स्ट्रांग होता है, जो कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स लिए हैं उसी से स्ट्रांग हो जाता है। इस थ्योरेटिकल प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं है। और हाँ, एक मिससेलेनियस क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, तो अभी तक जितना भी पेपर में आया है सब मैंने कवर किया है, एक भी नहीं छोड़ा है हमने। थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, बट कोई बात नहीं, सब कवर करते चले, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहो। तो अभी क्वेश्चन जो कह रहा है ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बेसिक देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले बेसिक को समझते हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है और एक ऑसिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और इतना हमें कह रहा है कि ऐसा कुछ है, तो एक ऑसिलेशन में एवरेज स्पीड इतनी आनी चाहिए। बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या सबको? स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते, स्पीड इज अ स्केलर तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, बट एवरेज है तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझा क्या? काइनेमेटिक्स 11 स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स याद आया सबको? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बेसिक। मुझे बताओ, पार्टिकल जब आपका एक रिवॉल्यूशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मैं डिस्प्लेसमेंट पूछा। पार्टिकल ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाके ऐसा आएगा, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक ऑसिलेशन में? जहां पे गया वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। बट डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? डिस्टेंस, यहां पे गया ए, फिर वापस आया ए ट्वाइस से, फिर इधर गया ए, फिर वापस आया ए ट्वाइस से, टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस ए। क्या सबको ये समझा क्या? टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ, तो जाना और वापस आना, ऐसे में उसे ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस ए लगा तो हम कहेंगे जाएगा ट्वाइस ए, आएगा ट्वाइस ए, तो टोटल डिस्टेंस इज 4a। टोटल डिस्टेंस इज 4a। क्या सबको समझा क्या? ठीक है, चलो। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम, ये T/4, ये T/2, ये 3T/2, सॉरी 3T/4, यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे कितना T/4 टाइम, यहाँ पे हाफ साइकिल T हाफ, यहाँ पे 3T/4, और यहाँ पे कितना टाइम लगा? टोटल टाइम कितना लगा? एक साइकिल में टोटल टाइम T लगता है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट क्लास चल रहा है इसलिए मैं सब रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो बच्चे एब्सेंट थे अगर क्लास में, उनको भी समझ गया होगा कैसे लेना होगा। अच्छा, यहां तक ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उसे आप समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम शो दैट एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन इज 2Vmax अपॉन पाई, 2Vmax अपॉन पाई। अब आप देख सकते हो यहां पे ये सारी चीजें हैं, बट जो चीजें नहीं है
वो हमें समझना पड़ेगा, और वो नहीं है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को इजी जाने के लिए। हमको क्या पता है कि बच्चों टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई बाय ओमेगा होता है, क्या आप लोगों को याद आ रहा है क्या? सबको याद आ रहा है टाइम पीरियड का मतलब इतना ही होता है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ? 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो बच्चों ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। लेकिन हमें और एक चीज पता है सर, वी मैक्स इक्वल टू वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो सर इसकी जगह पे आप वी मैक्स लिखिए। और एक चीज, यहाँ पे 2 से 4 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये बचेगा पार। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्या सबको समझ में आ गया ये प्रूफ? इस फॉर्मूले को फॉर्मूले की लिस्ट में डाल दो, मैंने प्रूफ करवा दिया है। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है ताकि एमसीक्यूज में आपको आ जाए, इसलिए मैंने इसको मिससेलेनियस में डाल दिया है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, किसी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं था, बट था। जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। हो गया सबका नोट? नोट कर लिए? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्प्रिंग वाला। तो हमें पढ़ना है स्प्रिंग कांस्टेंट के इन सीरीज एंड पैरेलल। सबको पहले ये पता होना चाहिए कि F इक्वल टू क्या होता है, -kx। और अगर मैं इसे कहूं इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो F इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, kx, पॉजिटिव में। और हमें k पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए k क्या होता है। k क्या होता है बच्चों, F बाय एक्स। k क्या होता है, F बाय एक्स। और हमें एक और पता है कि k क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है? k इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्सलरेशन, तो ए बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझा सबको? और एक चीज हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो हमें पता है कि एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय एम। एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय। ये कुछ नहीं, फॉर्मूले का बस हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर्मूले का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया, यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे एफ बाय एम डाल सकते हैं, एक ही जगह पे एफ बाय एम डाल सकते हैं। और इसी एफ बाय एक्स की जगह पे, इसी एफ बाय एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के। यानी के की जगह पे क्या आ सकता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो पहला बेसिक आपको ये क्लियर हो गया, के इक्वल टू एफ बाय एक्स होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो इतने फॉर्मूले याद रखें, आपका ये टॉपिक इजी हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ फॉर्मूले मैंने डिराइव की, जो बॉक्स पुट किया है वो फॉर्मूले काम आने वाले हैं। फटाफट इसे नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लिया या फिर नोट किए? अगर एसएसडी हो गया होगा तो एसएसडी रिप्लाई करो। ये बस फॉर्मूले रिवाइज किए गए हैं आपको। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है? तो सारा कुछ आपके स्क्रीन पे है, सब कुछ स्क्रीन पे है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझना है। स्टार्ट करें। देखो, तो क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर कोई स्प्रिंग सीरीज में है तो उसका के कितना आएगा, या फिर वो स्प्रिंग पैरेलल में है तो उसका के कितना होगा। सीरीज पैरेलल, ठीक है?
इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक का यूज करेंगे हम हमेशा। आपको रेजिस्टेंस भी पैरेलल रहता है, तो ट्रिक बहुत काम आने वाली है, आगे आपको बहुत काम आएगी ये ट्रिक। बहुत कम लोगों को पता होती है, आपको पता चल रही है, इसका यूज करना। केबीसी देखा है क्या, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति वापस आ रहा है, रिलोडेड। केबीसी रिलोडेड, ठीक है। तो के मतलब क्या होता है, उसके पहले इस आर को समझते हैं। इस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। सबको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आता होगा, सबको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आता होगा। और एल मतलब होता है इंडक्टर। तो जिस तरीके से आप सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस में, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे इंडक्टर में। और इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, इसको आप हेनरी कहते हैं और इसे आप ओहम कहते हैं, ठीक है, ओम। ओके, ये सी फॉर क्या होता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर में आप यूज करते हैं फेराड। तो अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आता है, यानी मैं एग्जांपल दे दूं, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में आप ऐड करते हो, तो बच्चों कैपेसिटर ऐड होते हैं पैरेलल में। सबको समझ गया क्या डिफरेंस है? इसलिए मैंने कहा अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आता है तो सारे के सारे आ जाएंगे। एक और है बल्ब, इसको बल्ब कहेंगे, बल्ब। बल्ब में रहता है पावर, जिसका यूनिट होता है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज वैट। और इसका नाम मैं लेता हूं स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्या सबको ट्रिक समझ गई क्या? सीरीज पैरेलल आता है रेजिस्टेंस सबको। अगर सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस आता है तो यहां पे जो ट्रिक है हमारी वो ये है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है तो स्प्रिंग पैरेलल में ऐड होगी, स्प्रिंग पैरेलल में ऐड होगी। रेजिस्टेंस को पैरेलल में आप ऐसे लिखते हो, रेसिप्रोकल। और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आरपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट अपॉन सम। कर सकते हो आप, इतना छोटा सा एलसीएम है इसका। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो बच्चों पैरेलल में प्रोडक्ट अपॉन सम, बट यहां पे सीरीज में होगा प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या सबको ट्रिक समझ गई? ट्रिक समझ गई केबीसी वाली? केबीसी ट्रिक क्लियर? प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। और भी है, बस अभी के लिए 3 ध्यान में रखें। सीरीज पैरेलल को अच्छे से सीखो, या तो कैपेसिटर में सीख जाइए या तो रेजिस्टेंस वाला सीख लो। रेजिस्टेंस वाला आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है, इवन बल्ब का भी आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है। तो जो जो ट्रिक्स पॉसिबल है वो ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, बट एक एक करके। आज हमने एक साथ सारी देख ली, पर हम यूज सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट वाली करने वाले हैं। हम सिर्फ स्प्रिंग वाला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए रख देते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने दिमाग में रखें इसको। क्या रखें? केबीसी रीलोडेड। क्या बच्चों? केबीसी रीलोडेड। कौन बनेगा करोड़पति? ओके, तो सीरीज की बात करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी स्प्रिंग को, हम इसकी बात करते हैं वर्टिकल की, तो अगर किसी स्प्रिंग को जो अलग अलग मटेरियल से बनी है, मान लेते हैं ये आपकी स्टील से बनी है और ये आपकी कॉपर से बनी है, तो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। अगर के डिफरेंट है तो मटेरियल डिफरेंट है। यहां पे ये K1 है, ये K2 है, यानी क्या, ये आपका स्टील का बना होगा तो K1 बोल रहा हूं, और ये कोई दूसरा मटेरियल है या फिर कॉपर ले लो तो ये मान लीजिए कि ये K2 है। तो इस तरीके से K1 K2 कहते हैं। अगर दोनों स्टील के बने हैं, अगर दोनों के दोनों स्प्रिंग स्टील के बने हैं, तो एक ही मटेरियल होने के कारण स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सेम मटेरियल तो सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो K1 पता चल गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक ब्लॉक लेते हैं, इस ब्लॉक के साथ में 2 स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाजू एक नहीं, एक के बाद एक, ठीक है। तो अगर एक के बाद एक स्प्रिंग अटैच्ड है तो इसे हम सीरीज कहते हैं। यहां पे देख सकते हैं आप, एक के बाजू दूसरी, तो इसको आप एक के बाजू दूसरी मत समझिए, ऐसा समझिए कि एक मास से एक स्प्रिंग अटैच है, इसके साथ एक स्प्रिंग और इसके साथ एक स्प्रिंग। जब भी कभी मास एक रहेगा और उस मास से 2 डिफरेंट स्प्रिंग अटैच रहेगी, जैसे यहां पे आप देख सकते हो एक स्प्रिंग इस मास से अटैच है और दूसरी स्प्रिंग इससे, तो आप कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट स्प्रिंग एक ही मास से अटैच है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर एक स्प्रिंग के साथ दूसरी स्प्रिंग अटैच है
डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हम कहेंगे सीरीज। क्या सबको ये पता चल गया कि सीरीज कब कहना है? सीरीज कब कहना है? जब दो स्प्रिंग एक साथ कांटेक्ट में हो, दोनों का कांटेक्ट डायरेक्ट हो। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ स्प्रिंग इज सीरीज। बट यहां पे क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? नहीं। यहां पे भी क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या स्प्रिंग का? नहीं। तो जब स्प्रिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल आ जाएगा, वो कॉम्बिनेशन पैरेलल आ जाएगा। अब दूसरी बात, अब ये तो चलो डायग्राम से हमें समझ गया कि सीरीज और पैरेलल, ये तो थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं कि क्या है। अब यहां से भी समझ सकते हो। अगर मैं कहूं कि एक ब्लॉक हमने यहां पे अटैच कर दिया, ठीक है, एक ब्लॉक हमने यहां पे अटैच कर दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? इन दोनों को सेम एक्सटेंड करेगा। इन दोनों को जो एक्सटेंशन समझता है सबको, इसी का एक नाम होता है एक्सटेंशन, या फिर एक और नाम बोल सकते हो आप इलोंगेशन, या फिर और एक नाम होता है इंक्रीज इन लेंथ। सभी नाम आपके न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं, आपको मिलेंगे धीरे धीरे करके, मैं अभी एक ही बारे में बता रहा हूं। एक्स का नाम डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, इलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ, आउटस्ट्रेच और कंप्रेस, जो वर्ड यूज करना है कर सकते हो। मैंने सारे नाम दे दिए न्यूमेरिकल में, इसके बाहर एक भी नाम नहीं पूछता है। तो मुझे पता है कि पिछले 20 साल में न्यूमेरिकल में कौन सा वर्ड आया है। इवन जेई नीट में भी यही नाम आपको मिलेंगे। चेंज इन लेंथ भी रहता है, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ या तो डिक्रीज इन लेंथ, जो हो सकता है। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इन दोनों स्प्रिंग को सेम एक्सटेंड कर रहा है। इन दोनों के दोनों स्प्रिंग को क्या कर रहा है? सेम इलोंगेट कर रहा है, वो भी नीचे की तरफ। अब स्प्रिंग को ये इलोंगेट कर रहा है। अब स्प्रिंग का क्या है? सिंपल सी बात है, दोनों को सेम इलोंगेट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही सबको? दोनों को सेम इलोंगेट कर रहा है। दोनों स्प्रिंग का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से ऊपर जाएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इनका डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गई सबको? इन दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो यहां पे इलोंगेशन अगर सेम है तो आपका फोर्स डिफरेंट होता है, और यहां पे अगर इलोंगेशन सेम नहीं है तो फोर्स सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलोंगेशन क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है किसका इलोंगेशन ज्यादा होगा? इसका इलोंगेशन ज्यादा होगा कि ये वाले स्प्रिंग का इलोंगेशन ज्यादा होगा? बता सकते हैं कोई? x1 ज्यादा है कि x2 ज्यादा है? ये अब कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लोड इसके साथ अटैच है और स्प्रिंग भी इसके साथ अटैच है। ये स्प्रिंग के साथ ये भी है, ये भी है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ किसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इस स्प्रिंग के पास दो वजन है, ये स्प्रिंग भी है, ये भी है, तो ये बेचारी स्प्रिंग को ज्यादा खींचेगा ना। अरे x1 पे ज्यादा भार आएगा, x1 पे ज्यादा लोड आ जाएगा। ये स्प्रिंग भी है, इसके साथ में लोड भी है, दो दो चीजें इसको नीचे खींच रही है K1 को। बट K2 को कौन खींच रहा है नीचे? सिर्फ और सिर्फ M। K2 को सिर्फ M नीचे खींच रहा है, लेकिन K1 को ये भी स्प्रिंग खींच रही है और ये ब्लॉक भी खींच रहा है, मतलब इसका इलोंगेशन ज्यादा होगा। क्या आपको ये समझ गया? छोटा सा पॉइंट समझ गया क्या? ये कॉमन सेंस था, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये जो स्प्रिंग है K1, इसको ये दोनों मिला के नीचे खींचेंगे, इसलिए इसका इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा। चलो इतना समझ गया। तो इन दोनों का इलोंगेशन डिफरेंट होगा, इन दोनों का इलोंगेशन क्या होगा? डिफरेंट। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इक्वल होगा। यानी कि क्या? यानी ये F पहले वाले का, F इक्वल टू क्या होता है? KX। तो पहले वाले का सेम होगा और दूसरे वाले का भी क्या होगा? F सेम होगा, ठीक है। ये है चल रहा है सीरीज, ये चल रहा है आपका सीरीज। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर F सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि X डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट ही है यहाँ पे। तो टोटल X कितना होगा? रिजल्टेंट X कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। यहां से मैं x1 निकाल सकता हूं। x1 क्या आ जाएगा? F अपॉन K1 आ जाएगा। और यहां पे इतना आ जाएगा। टोटल क्या होगा? टोटल होगा F बाय K, और यहां पे क्या आएगा? F बाय K1 प्लस F बाय
K2 और हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट था तो कट गया, क्या बचेगा फाइनल 1/k इक्वल टू, ठीक है, 1/k1 प्लस 1/k2। तो हम कहेंगे कि टोटल k क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। समझा यहां तक, ये सीरीज कंप्लीटेड, सीरीज खत्म हो गया। अब जैसा रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा है वैसा यहां पे भी पढ़ो। क्या पढ़ा है, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो हम कहेंगे यहां पे अगर दोनों स्प्रिंग सेम है, दोनों के दोनों स्प्रिंग एक ही मटेरियल के बने हैं, ठीक है, सेम मटेरियल बोल देता हूं ताकि आपको समझ जाए। सेम या तो आइडेंटिकल वर्ड ज्यादा चलता है या फिर आइडियल वर्ड चलता है, ठीक है। सेम या तो आइडेंटिकल मटेरियल और आइडियल वर्ड रहे तो समझ जाइएगा कि वो सेम ही है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि के, इसको मैं एस लिख दूं, यहां पे सीरीज है तो के सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय एन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सीरीज। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, इतना सफिशिएंट है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है तो जल्दी से नोट करें, अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट इसको नोट कर लो स्प्रिंग सीरीज को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको लगता है वो करो। जहां से टाइम बचे वो भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे हिसाब से अभी। एन बी द नंबर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एन बी द नंबर ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पे एन कितना रहेगा, 3 स्प्रिंग है तो 3 रहेगा, समझ गया अनमोल, क्लियर हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ स्प्रिंग, अगर 3 स्प्रिंग है तो 3 ही रहेगा। राधिका स्क्वायर, कहां स्क्वायर आएगा, यहां पे स्क्वायर नहीं आता है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे हो क्या आप, 3 स्प्रिंग है तो N3 आएगा, ठीक है। राधिका आपने स्क्वायर टाइप किया है, किस चीज का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं आएगा। आप कटिंग ऑफ स्प्रिंग तो नहीं बोल रहे हो, जहां पे स्प्रिंग को हम कट करते हैं, एक लेंथ को कट करो, ऐसा कुछ। न्यूमरेटर में स्क्वायर है, कहां पे स्क्वायर है, अच्छा ये, ओके ओके ओके, मैं समझ गया, समझ, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल दे दूं, क्या आपको एग्जांपल देना पड़ेगा ना, तभी समझेगा आपको। अरे यार शिट, चला गया स्क्रीनशॉट, मैंने नहीं लिया था, आपने लिया होगा तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको जो डाउट आया है जहां पे स्क्वायर आपको लग रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं तब समझ जाएगा, ठीक है। राधिका देखिए, ये डाउट को क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं अभी। ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, ये के है, ये के है। आप समझ गए होंगे कि k/2 आएगा। कितने स्प्रिंग है, शॉर्टकट तो मैं यही बोलूंगा, ये शॉर्टकट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहले लिखता हूं। डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा k/2। कितनी स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, समझा क्या, n इक्वल टू 2, 2 स्प्रिंग तो n इक्वल टू 2 स्प्रिंग। अब वैल्यूज भी ले सकते हो आप, अगर यहाँ पे मैंने 6 लिया और यहाँ पे 6 लिया, आंसर क्या होगा 3। समझा अभी k/n का रूल, k/n समझ गया। वो जो k/2 आता है ना, k/2 आता है, वो 2 किसके लिए रहता है, नंबर ऑफ स्प्रिंग। अब अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरे पास 12 है, यहाँ पे भी 12 है, और एक स्प्रिंग लगा देता हूं। पिछली वाली ब्लैक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट किसने अगर लिया होगा तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। हाँ, तो एक और के ले लेता हूं मैं, कितना के लेता हूं यहाँ पे 12। आप मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे आंसर, अभी एन कितना है, अनमोल बोलो क्या आएगा, कितने एन है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने कहा था k/n होता है, वो एन क्या होता है बच्चों, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग। कितनी स्प्रिंग है सर, 3 स्प्रिंग है, सबकी वैल्यू कितनी है 12। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया ताकि एंट्रेंस में आपको डायरेक्ट आएगा आंसर। समझा क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल भी यही होता है, समझ गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल भी यही होता है। तो आपको सीरीज पैरेलल का कोई टेंशन नहीं होगा,
रेजिस्टेंस में अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। क्लियर है राधिका? चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको पता है पैरेलल में क्या होता है बच्चों। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमें पता है कि दोनों स्प्रिंग एक ही मास से अटैच होती है। दोनों के दोनों स्प्रिंग एक ही मास से अटैच होती है तो उनका एक्स सेम हो जाता है। एक्स सेम होता है तो एफ क्या हो जाता है बच्चों? डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे सर कि अगर एक्स सेम है और एफ डिफरेंट है तो हम कहेंगे F1 इक्वल टू K1X एंड F2 इक्वल टू K2X। अब हमको पता है कि टोटल x क्या होता है? x1 प्लस x2 होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? F1 बाय K1 इक्वल टू F2 बाय K2। यहां से तो आएगा नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गई, यहां से नहीं आएगा क्योंकि टोटल x निकाल के कोई फायदा नहीं है। x सेम है तो आपका ट्वाइस x आ जाएगा। x तो सेम है, जो डिफरेंट है उसे ऐड करो। टोटल f कितना होगा? टोटल f होगा K1X प्लस प्लस टोटल f F1 प्लस F2। तो ये आ जाएगा K1X और ये क्या आ जाएगा? K2X। और ये क्या हो जाएगा? KX इक्वल टू K1X प्लस K2X। ठीक है, जो सेम होता है उसे आप टोटल लेंगे, जो सेम होता है उसे आप टोटल लेंगे और लिया तो यहां पे आंसर आ गया K इक्वल टू K1 प्लस K2। अब ये सीरीज है, सॉरी पैरेलल है, तो P लगा दो, हो गया आपका फॉर्मूला। और आप इसे P लगा देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। और आई होप कि आपका आंसर आ चुका है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर दो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर दो स्प्रिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है आपस में तो हम पैरेलल कहते हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर ये अगर K है और ये भी अगर K है, सबका वैल्यू क्या है? सेम है, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम रहे तो K पैरेलल n टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। क्या सबको समझा? पिछले वाले में क्या था? K बाय n था, इस वाले में क्या रहेगा? n टाइम्स ऑफ K। क्लियर? किसी को डाउट? राधिका आपको समझा? अनमोल, राधिका? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ले लिया होगा आप लोगों ने अभी अभी। स्क्रीनशॉट डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले ले। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें इसका, तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये भी बहुत जरूरी है कि डिफरेंस में आपको सारी चीजें पता हो। ये अब इतना बड़ा डिफरेंस अगर रखा है आपके लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो जल्दी नहीं समझेगा। टेक्स्ट बुक में बड़ा पैराग्राफ में दिया है और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीजें डिफरेंस में दिखे। तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंस में दिख रही है। एक और चीज, ये एक्स का नाम जरूर याद रखें। डिस्प्लेसमेंट के अलावा इसका एक्सटेंशन, इलांगेशन, आउटस्ट्रेच, इंक्रीज इन लेंथ, ये सारे नाम होते हैं। ठीक है, करें न्यूमेरिकल इसके ऊपर। बट न्यूमेरिकल करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको ये भी पता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर छोड़ो, ओमेगा बताओ। ओमेगा और टाइम पीरियड, ये मेहनत चल रही है टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड कैपिटल T। तो आपको पता है ना सबको, क्या पता है सर? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है कि नहीं? तो मैं ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय कैपिटल T लगा दूं और ये क्या हो जाएगा मेरा? के बाय एम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरा? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब अगर सीरीज रहेगा तो क्या करेंगे? सीरीज रहेगा तो, और पैरेलल रहेगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इनके जो फॉर्मूले हैं यहां पे आप अगर सीरीज बोला है तो सीरीज के लिए सॉल्व कर लेंगे और पैरेलल बोला है तो पैरेलल के लिए सॉल्व कर लेंगे। बस इतना ही। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? टाइम पीरियड के फॉर्मूले समझ गए कैसे डिराइव करना है? ये लीनियर के लिए है, बाद में मैं एंगुलर भी बताऊंगा। एंगुलर में बस एम की जगह पे आई आता है, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और
एंगुलर में के की जगह पे आता है टॉर्शनल कांस्टेंट, वो पढ़ाऊंगा, अभी टाइम है, अभी आपको एंगुलर एसएचएम पढ़ाने को बहुत समय है। नोट कर लें इसको फॉर्मूले की लिस्ट में जल्दी से। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नोट करो, ये बॉक्स, इस बॉक्स को डायरेक्ट नोट करो, ये आपका फॉर्मूला है, ये काम का है। हो गया, नोट कर लिया? नोट हो गया सबका? फॉर्मूले की लिस्ट अच्छे से बना के रखिए, बहुत काम आएगी। जेई, नीट, एमएसटी, सीटी, इतनी सारी एग्जाम्स आपको देनी है, वो सारे एग्जाम्स में यही सब फॉर्मूले है, यानी एक सिलेबस और मेनी एग्जाम्स, तो एक ही बार पढ़ो और बार बार यूज करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं इसको ट्राई। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1, ठीक है, और क्या है, सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग। लाइट स्प्रिंग का मतलब आइडियल स्प्रिंग या फिर मासलेस, मासलेस स्प्रिंग, जहां पे स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोड रहेगा। लोड मतलब जो हमने एम लगाया था, याद करो, लोड या फिर मास जो हमने लगाया था उसे आप लोड कहते हैं या फिर वेट कहते हैं। तो स्प्रिंग का कोई मास नहीं, यानी आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग को ही हम कहते हैं मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हमें कह रहा है कि मास उसका m1 है और टाइम पीरियड क्या है, t है। यानी जो पहले पहले कंडीशन है वो ये कि m1 मास और t बी द टाइम पीरियड। बॉडी ऑफ मास m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate with a time period of 2t। अब आपके पास मास कितना है, m2 है, और टाइम पीरियड क्या है बच्चों, 2t। आपको कह रहा है कि कंपेयर कीजिए m1 और m2, क्या हो जाएगा? कुछ कोई मुझे बता सकता है? लाइट स्प्रिंग के अलावा कुछ और चीजें भी यहाँ पे है, कोई मुझे बताए आइडियल स्प्रिंग में क्या हो सकता है? क्या हम के भी सेम रख सकते हैं? क्या हम के को सेम रखें, आइडेंटिकल, आइडियल, के को सेम रखेंगे तो ये कंपेयर हो जाए। कंपेयर मतलब रेशो, कंपेयर का ही दूसरा नाम होता है रेशो, ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है, पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट के बाय एम, सॉरी एम बाय के, एम बाय के, एम बाय के, और यहां से हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करो और देखो कैसे सॉल्व करना है, ट्राई करें, ये आपका क्लास वर्क है, इसको ट्राई करके देखो आ रहा है क्या आंसर। क्वेश्चन में एक लाइन दी है, मैं उसको अंडरलाइन कर दूं। यहाँ पे दो स्प्रिंग की बात चल रही है, तो टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, यानी पहले वाले स्प्रिंग के साथ में कुछ हुआ है। ट्राई करो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, अगर एक स्प्रिंग के साथ दूसरे स्प्रिंग को आप जोड़ दोगे तो बच्चों उसका मास तो ऐड हो जाएगा ना। देखा, ये लाइन रीड किया आपने? देखो, केस नंबर 1, पहला पहला ध्यान दो। आपने जो रीड नहीं किया ना वो मैं बता रहा हूं। ये आपकी स्प्रिंग है, इसका m1 मास है, और केस 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, t, ठीक है। When body of mass m2 is tied to the first body, ये बॉडी आप चेक कीजिए, यहां पे आप लोग जल्दबाजी कर देते हो, क्वेश्चन ऐसे ही आपका गलत हो जाता है। ये m1 तो समझ गया होगा, अब गड़बड़ जहां हुई उसको समझिए जल्दी से। टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, यानी जो m2 है इसी बॉडी से टाई किया गया है, ठीक है।
क्या किया, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास M2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह नहीं लगी है, सीधा सीधा आप लगा दो M2, स्प्रिंग बोला ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट स्प्रिंग लगा भी दी तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है, स्प्रिंग लगा के भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी सॉल्व करो, टाइम कम बचा है।